हेलो स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट वीडियो में, जो भाई हमारे आगे के टॉपिक में पढ़ने हैं। तो लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमने जो देखा था कि रेजिस्टेंस जो है इसका फार्मूला था रो एल बाई ए, लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। उस पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी था कि अगर किसी की लेंथ को 3 टाइम्स या 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका भी एक न्यूमेरिकल उसमें करवाया था। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमें करना है, क्वेश्चन ये है वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is stretched to 10% of its original length. Calculate the percentage change in resistance. 3 टाइम्स 4 टाइम्स या टाइम्स वर्ड आता है, उसका कंसेप्ट मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन जहाँ पर परसेंट वाला केस आएगा उसमें हम कुछ चीज़ों को ध्यान देखना है कि हमने ना वायर को कट किया है ना उसमें कुछ ऐड किया है। इसका मतलब जो हमारा वॉल्यूम है, पहले वाले में सिंपल था कि लेंथ को 3 टाइम्स किया, इंक्रीज किया तो एरिया 3 टाइम्स कम हो जाएगा। लेकिन इस वाले कंसेप्ट में ये याद रखना है कि हमने वॉल्यूम तो सेम रहेगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 1, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, न्यू लेंथ न्यू एरिया, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी एल डैश बाई एल इंटू में एल डैश बाय ए डैश इंटू में ए बाय एल। इससे हमारी वैल्यू निकल के आएगी एल डैश बाय एल इंटू में ए बाय ए डैश। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अगर इसमें हमें एल डैश ए डैश की वैल्यू पता होगी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ न्यू लेंथ जो होगी वो इनिशियल लेंथ प्लस में 10% इसमें हमारी और इंक्रीज हो गई। न्यू लेंथ प्लस में 10% इंक्रीज हो गई। इससे सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा कि एल डैश जो होगा हमारा वो हो जाएगा एल प्लस में 10/100 इंटू एल। इससे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 11L/10, जिससे एल डैश की वैल्यू हो जाएगी एल डैश बाई एल इज इक्वल टू 11/10। यहाँ से एल डैश बाई एल की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें ये याद रखना है कि जो वॉल्यूम हमारा पहले था, सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में लेंथ। तो जो हमारा पहले वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हमारा बाद में भी वही रहेगा क्योंकि हमने वायर को कट तो किया नहीं है। नाउ एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन ए डैश, मतलब जो एल डैश बाई एल की वैल्यू होगी वो ए अपॉन ए डैश की होगी। एल डैश अपॉन एल की वैल्यू हमारी 11/10 है, इसलिए ए अपॉन ए डैश की वैल्यू भी क्या होगी 11/10। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, आर डैश अपॉन आर की वैल्यू जो आएगी, एल डैश अपॉन एल की वैल्यू हमारी 11/10 और ए बाई ए डैश की वैल्यू भी हमारी है 11/10, जिससे आर डैश बाई आर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 121/100। नाउ परसेंट का फार्मूला जो हमारा निकालने का होता है वो होता है आर डैश माइनस आर अपॉन में आर इंटू में 100, जिससे क्लियर होगा आर डैश अपॉन आर माइनस 1 इंटू में 100। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 21%। क्लियर है कि 100 में कितना एक्स्ट्रा है, +21। तो अब वैसी बात है, हमारा आंसर जो आएगा वो 21% क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। तो
सिंपल सी यहाँ पे जो बात समझनी है कि हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक हमारे पास आता है टाइम्स वाला 3 टाइम्स 4 टाइम्स, एक हमारे पास आता है परसेंट वाला। जब भी हमारे पास परसेंट वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें यही चीज़ याद रखनी है कि हमें ऐसा नहीं करना कि लेंथ 3 टाइम्स बढ़ गई तो एरिया को हमने 3 टाइम्स कम कर दिया। उसमें हमें इस वाले कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा कि न्यू लेंथ क्या होगी, इनिशियल लेंथ प्लस में 10% इंक्रीज हो गया। यहाँ से हमने एल डैश बाई एल की वैल्यू निकाली, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर रिमेन कांस्टेंट रहेगा तो जो पहले वॉल्यूम था वही हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा, बाद में रहेगा। इस तरीके से इस वाले न्यूमेरिकल को करेंगे। आगे भी फर्दर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं, एक वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं। हमारे सिलेबस में जो है वो कार्बन रजिस्टर है। कार्बन रजिस्टर कभी आप लेबोरेटरी में देखेंगे तो इस तरीके से होंगे, और किसी भी रजिस्टर के ऊपर कभी भी उसकी वैल्यू नहीं लिखी होती, उस पर कुछ कलर के बैंड्स होते हैं 1 2 3 और 4। पहले 3 बैंड जो होंगे वो थोड़े पास होते हैं और चौथा बैंड थोड़ा दूर होगा। बैंड नंबर 1, बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 3, बैंड नंबर 4, और एक अलग अलग डिफरेंट कलर के होते हैं, जिसमें लास्ट वाला बैंड में केवल हमारे 3 पाए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। जबकि इन तीनों बैंड्स के लिए जो हमारी टेबल है वो हमें याद रखनी है। बैंड नंबर 1, बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 3, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। ब्लैक के लिए हमारा 0 आता है, बैंड नंबर 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, ब्राउन के लिए 1 1। इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी। जो बैंड नंबर 3 होता है वो हमारा मल्टीप्लाई होता है, यानी जो वैल्यू है वो 10 की पावर में चली जाएगी। और चौथा पार्ट हमारा टॉलरेंस होता है, इसको हम कह भी सकते हैं कि एरर होता है। 5% वैल्यू ज़्यादा होगी या 5% वैल्यू क्या होगी हमारी कम होगी। इतनी बड़ी टेबल को याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम एक इसमें याद रखते हैं बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, wearing gold, silver necklace। इस तरीके से आपको याद रखना है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ये हमारे 9 कलर यहाँ पे हो गए, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इस तरीके से आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। पहले दो जो बैंड होंगे वो डिजिट प्रोवाइड करते हैं जिनमें हम केवल वैल्यूज लिखेंगे। तीसरे में हमें उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई में लगाना है। और चौथा हमारा क्या होगा, जैसे एक देख सकते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि किसी में हमारे पास किसी में पहला बैंड हमें रेड दिया है, दूसरा भी रेड दिया है, जैसे रेड हमने ले लिया, लेट सपोज ब्लू, और एक हमारे पास हो गया गोल्ड। 4 हमारे पास कलर ले लिए हमने, 4 बैंड थे। तो जिसमें हमारे जो पहले दो जो बैंड होंगे, बैंड नंबर 1, बैंड नंबर 2 दिखाएगा, बैंड नंबर 1, बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 3, और ये हमारा होगा बैंड नंबर 4। अब बैंड रेड के लिए बैंड नंबर 1 में हमारी वैल्यू आती है 2, B2 के लिए रेड में हमारा वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बैंड 3 ब्लू के लिए वही वैल्यू चली जाएगी 10 की पावर 6 प्लस माइनस गोल्ड के लिए 5%। दोबारा देखेंगे कि रेड ब्लू गोल्ड दोनों रेड के लिए सेम वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय तीसरा ब्लू के लिए बैंड नंबर 3 देखेंगे तो 10 की पावर 6 प्लस माइनस गोल्ड के लिए कितना आएगा 5% आएगा। इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन आता है
हमें ये टेबल पूरी की पूरी हमें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो ये टेबल इस तरीके से याद रखनी है। तो जब भी ऐसा इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, बी रॉय इस तरीके से करके, ताकि पेपर में जल्दी क्वेश्चन हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये आएगा कि 2 वायर्स A and B of equal mass and of the same metal are taken. The diameter of A is half the B. If the resistance of wire is 24 ohm, find the resistance. देखो, किसी भी न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हमें ये देखना होता है कि हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। हमें जो कहा गया है कि डायमीटर A का हाफ है, डायमीटर A का हाफ है B से। पहली बात ये क्लियर है कि अगर डायमीटर हाफ है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि रेडियस भी डायरेक्टली जो होगा वो B से हाफ होगा। हमें पहला पॉइंट मिल गया। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि शुरू कैसे करें, कहाँ से करें। हमें जो जो डाटा गिवन है वो तो एक तो पहले लिखना पड़ेगा। एक हमें ये डाटा गिवन था कि डायमीटर A का B से हाफ। दूसरी बात, सेम मेटल आर टेकन, दोनों का मेटल सेम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी जो होगी वो दोनों की सेम होगी, यानी रो ए और रो बी दोनों सेम होगा। सेम का दोनों का मास सेम है, मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी, ये भी सेम है। इतनी चीजें हमें गिवन है। अब हम बात करते हैं इस तरीके से, आर का फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है रो एल बाय ए, और ए होता है पाई आर का स्क्वायर। इस फार्मूले को यहां समझेंगे। ये लेंथ हो गई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे बड़ी बात याद रखने की, ए जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर मैं यहाँ पर आर ए लगाता हूँ तो मैं यहाँ पर एल ए लगाऊंगा और आर ए लगाऊंगा। आर बी लगाता हूं तो रो एल बी लगाता हूं और आर बी लगाता हूं पाई आर। अब बात क्या आती है कि रो तो मैंने सेम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि डेंसिटी हमें सेम कही हुई है, तो हमने सेम रख दिया। अब लेंथ के बारे में तो कहा भी नहीं हमसे किसी ने कि लेंथ दोनों की सेम है, तो हमें उसमें ए भी लेना पड़ेगा। और आर ए आर बी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। मैं दोनों को डिवाइड भी कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने आर ए को आर बी से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर वैल्यू जो बचेगी, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो वैल्यू बचेगी एल ए अपॉन में एल बी मल्टीप्लाई बाय आर बी अपॉन में आर ए का होल। ये वाला पार्ट और सिंपल है, इसको सिंपल डिवाइड करना है। एल ए अपॉन में एल बी अपॉन में आर बी अपॉन में आर ए का स्क्वायर कर देंगे। अब आर बी अपॉन आर ए की वैल्यू तो हमें यहाँ पर गिवन है, हमें ये एल ए अपॉन एल बी की अगर वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी। मास दोनों का सेम है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू वॉल्यूम बी। मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी दोनों की सेम है। डेंसिटी अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डेंसिटी दोनों की सेम है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी पाई आर ए का स्क्वायर इंटू में लेंथ पाई आर बी का स्क्वायर एल बी इंटू में। अब ध्यान से चीज समझनी है। यहाँ पर ये डाटा हमें गिवन था, हमने ये पार्ट किया आर ए अपॉन आर बी। हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, जिसमें से एक पार्ट की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें लेंथ के बारे में, तो मास दोनों का सेम है। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी दोनों की सेम है, इसलिए वो तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ये वाला पार्ट हमारा एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये हमारी लेंथ हो गई, ये डेंसिटी हो गई। इसी तरीके से ये वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर, ये लेंथ हो गई, ये डेंसिटी हो गई।
अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से रो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम LA/LB की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी LA/LB की वैल्यू RB/RA का स्क्वायर। यानी जहाँ पर LA/LB वहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो इससे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी RA/RB इजकल टू LA/LB हो गया हमारा RB/RA का स्क्वायर इंटू में RB/RA का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो गई RB/RA की पावर 4। अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो RB/RA का रेशियो जो आएगा RB/RA वो वैल्यू आएगी हमारी 2। RB/RA की वैल्यू आएगी 2, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, देन RA/RB जो आ गया वो आ गया आपका 2 की पावर 4, यानी ये आ गया 16। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से RB की वैल्यू आएगी, हमें निकालनी है RB की वैल्यू। RB की वैल्यू आएगी, RB को ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो RB हमारा हो जाएगा RA/16। यहाँ से देख लीजिएगा, RB ऊपर जाएगा, RA नीचे, RA/16 और RA की वैल्यू जो हमें दे रखी है 24/16 वैल्यू आएगी हमारी 1.5। ये आपका क्या होगा आंसर। लेंथी न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि समझना पड़ता है, लगता हमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बट क्लियर है। जो डाटा गिवन है पहले वो लिखिए, क्या हमें निकालना है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। न्यूमेरिकल्स को उल्टा करने का फायदा है, नीचे से करिए, क्या हमें चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें कहाँ से लानी है। हमें ये वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू निकालनी थी, इस वैल्यू के लिए हमने मास का जो कंसेप्ट दिया हुआ है उससे हमने दोनों की लेंथ का रेशियो निकाल के यहाँ पुट किया, फिर उस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारी RB की वैल्यू जो आई वो हमारी कितनी आ गई 1.5 ओम आ गई। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हमें बारी बारी समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड इन अ कंडक्टर। हमें जो यहाँ पे वर्ड है एवरेज वेलोसिटी, इस बात पे ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन ये है जो पूछा जाता है, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले हम पूछते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमें कॉज समझ में आएगा तब हमें कुछ चीज समझ में आएगी। कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है, तो पहले भी पढ़ते आए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्यों है? एक कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, जब व्हेन वी अप्लाई द बैटरी ऑन अ कंडक्टर, ऑल इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। लेकिन उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो रैंडमली मूव करते हैं और रैंडमली मूव करके दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं और उनके भी मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मीन्स कॉलिजन ऑफ सम बिगड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स विद अदर शरीफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे होते हैं जो खुद सीधा ना चल के टेढ़े मेढ़े चलते हैं और प्रेफर डायरेक्शन में चलने वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं। उस कोलिजन के कारण जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो हमारा रेजिस्टेंस का क्या है? कॉज है। तो इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो डिफर करती है, किसी की ज़्यादा, किसी के कम, किसी की ज़्यादा, किसी की कम। सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। इसलिए हम पढ़ लेते हैं द एवरेज वेलोसिटी। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये हमने बैटरी अप्लाई कर दी, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा।
ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से रिपेल होकर इस तरफ जाएंगे, मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, फोर्स का फार्मूला होता है, सब जानते हैं कि फोर्स का फार्मूला Q इंटू ई होता है। Q की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया, फोर्स और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव डायरेक्शन शो दैट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमारी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो हमारी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स इस तरफ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, अगर किसी बॉडी पर मास है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर एक्सीलरेशन आएगा। ए का फार्मूला आपका जो होता है वो होता है F/m माइनस ई बाय एम। अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारा जो फार्मूला होगा वो आ जाएगा हमारा ई बाय एम, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम इज द मास ऑफ द चार्ज कैरियर, जैसे कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन दिया है। अगला पार्ट है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, से टॉर्क के सिंबल से दिखाते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के बीच का जो समय होता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो टकराते हैं। अगर उनकी स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी टकराएंगे, टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो धीरे टकराएंगे, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ए का फार्मूला हमारा ये हो गया। अब इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v हमारा v ड्रिफ्ट वेलोसिटी से देते हैं, इनिशियल स्पीड 0, a की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी ई बाय एम, और t का सिंबल हमारा जो है टाइम की जगह हम क्या लेंगे, टाउ, मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी हो गई वो हो गया ई टाउ बाय एम। इस फार्मूले में हल्का सा चेंज ये भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है वो v बाई एल होती है। अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, मैंने इस पर बैटरी लगाई हुई है v, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर l, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रही है वो E है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड v बाई एल का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम बदल भी सकते हैं, इसमें भी E की जगह v बाई एल टाउ, और नीचे की वैल्यू क्या आएगी n। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो दो टॉपिक हमारे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करते हैं। एवरेज क्यों लेते हैं, क्योंकि सबकी स्पीड सेम नहीं होती, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी की स्पीड ज़्यादा किसी की कम होती है। रिलैक्सेशन टाइम, दो इलेक्ट्रॉन्स के जो टकराने का सब टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलता है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा होगी, तो टकराने में टाइम क्या लगेगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम होगी और टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ तक के जितने भी टॉपिक थे उसमें दो न्यूमेरिकल्स किए हमने, दो तीन टॉपिक को समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स।